हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम आशीष है और मैं निधिश्री एकेडमी से हूँ। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं करप्शन पार्ट 2। करप्शन पार्ट 1 हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। अब इसका पार्ट 2 हम लोग पढ़ेंगे। एथिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पूरी यूनिट 4 एथिक्स की करप्शन पर है और साथ में ये करप्शन एक ऐसा टॉपिक है जिसको आप एज अ फिलर कहीं पे भी यूज़ कर सकते हैं। आराम से आप एस्से लिख सकते हैं, बाकी आंसर्स में आप अपने पॉइंट्स एनरिच कर सकते हैं। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। ये करप्शन से रिलेटेड एक्ट है। वैसे तो बहुत सारे एक्ट हैं, लेकिन एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इतने ही एक्ट इंपॉर्टेंट है। उसमें से भी कुछ एक्ट्स के बारे में हम लोगों ने काफ़ी डिटेल में पढ़ा है, जैसे प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1988। जो पिछला वीडियो है करप्शन पार्ट 1, उसमें आपको पता चलेगा। बेनामी ट्रांजैक्शन एक्ट हम लोगों ने काफ़ी ढंग से पढ़ा। सेंट्रल विजिलेंस कमीशन एक्ट, राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट और विसिल ब्लोअर प्रोटेक्शन एक्ट। ये सारे एक्ट हम लोग पिछले पार्ट में पढ़ चुके हैं। अगर आपको वीडियो देखना है तो ये राइट हैंड साइड आपको दिख रहा होगा करप्शन। निधिश्री एकेडमी में जाइए, करप्शन सर्च कीजिए, आपको ये वीडियो मिल जाएगा। उसमें हम लोग ने करप्शन के कॉजेज़, टाइप्स काफ़ी कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से हमने पढ़ा है। और आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो है लोकपाल एंड लोकायुक्त एक्ट 2013। इसको एथिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ेंगे, काफ़ी डीप एनालिसिस करेंगे कि बाकी इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज़ के साथ लोकपाल के कैसे तालमेल हैं, लोकपाल क्यों ज़रूरी है और लोकपाल एक्ट के फ़ायदे क्या हैं। लोकपाल एंड लोकायुक्त एक्ट 2013। लोकायुक्त, ये लोकायुक्त जो है स्टेट में होते हैं, लोकपाल जो है सेंटर में अपॉइंट होता है। तो लोकायुक्त, इवन बिफोर इनैक्टमेंट ऑफ लोकपाल एक्ट मैनी स्टेट्स हैड सेट अप एन इंस्टीट्यूशन ऑफ लोकायुक्त एंड द फ्लैग बियरर अमंग देम वाज महाराष्ट्र। तो महाराष्ट्र वो पहला स्टेट था जिसने लोकायुक्त एज एन इंस्टीट्यूशन स्टैब्लिश किया। महाराष्ट्र वॉज द फर्स्ट स्टेट टू सेट अप एन ऑफिस ऑफ लोकायुक्त इन 1971। तो मध्य प्रदेश में कब ये लोकायुक्त का ऑफिस बना? मध्य प्रदेश पास लोकायुक्त एंड उप लोकायुक्त एक्ट 1981 एंड ऑफिस वॉज क्रिएटेड इन 1982। ठीक है, अब लोकपाल की तरफ देखते हैं। लोकपाल की हिस्ट्री कि ये लोकपाल एक्ट कैसे आया, कब से चल रहा था, फिर अन्ना हज़ारे ने आंदोलन किया, फिर उसके बाद 2013 में फाइनली लोकपाल एंड लोकायुक्त एक्ट पास हुआ। उसके ऑर्गेनाइजेशन कैसे होते हैं, कौन चेयरमैन होता है, कैसे उसे इलेक्ट करते हैं, कितने मेंबर होते, कैसे उसको अपॉइंट करते हैं, कितने मेंबर होते हैं लोकपाल में, ये सब लोग आप लोग पॉलिटी में पढ़ लेंगे। हमें एथिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से ये पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। ना तो हमें ऑर्गेनाइजेशन जानना है, ना लोकपाल की हिस्ट्री जानना है। हमें ये जानना है कि वाई इंडिया नीड्स लोकपाल। इंडिया में तो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज काफ़ी सारी हैं, सीबीआई है, सीवीसी है, तो फिर लोकपाल की क्यों ज़रूरत पड़ी? ठीक है। टू बुक अ पब्लिक ऑफिशियल अंडर प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट रिक्वायर्स सैंक्शन फ्रॉम गवर्नमेंट। अगर कोई अधिकारी प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के तहत संलिप्त है तो उसको इस एक्ट के तहत बुक करने के लिए या उसके खिलाफ कोई मुकदमा चलाने के लिए, उसको प्रोसिक्यूट करने के लिए गवर्नमेंट का सैंक्शन चाहिए। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर स्टेट गवर्नमेंट, अगर ये गवर्नमेंट सैंक्शन नहीं देंगी तो उस ऑफिसर को हम लोग बुक नहीं कर सकते अंडर प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट। पहला तो ये कारण है गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस। दूसरा, स्लो डिस्पोजल ऑफ केसेस। मैनी केसेस ऑफ करप्शन टेक 30 to 35 ईयर्स। बहुत एक तो स्लो डिस्पोजल है केसेस का। लोग अभियुक्त तो हो जाते हैं करप्शन के केस में, फिर वो केस चलता रहता है, फिर वो जो ऑफिसर है वो मेरे ख्याल से रिटायर भी हो जाता है, उसके बाद भी केसेस चलते रहते हैं। तो ये जस्टिस डिलेड इज़ जस्टिस डिनाइड वाला सिस्टम है, तो ये भी एक ड्रॉबैक है। फिर क्या है, मैनी ऑफिसर्स ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन गॉट ट्रांसफर्ड। जब कभी कोई इन्वेस्टिगेशन हो रहा होता है किसी बिग शॉट के अगेंस्ट, तो वो जो ऑफिसर होता है, जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर होता है, ही गॉट ट्रांसफर्ड। तो ये भी गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस है। अब चीफ विजिलेंस कमीशन इज़ मेयर्ड विद फॉल्स कंप्लेंट एज देयर इज़ नो हार्श पनिशमेंट फॉर द सेम। बहुत सारे लोग चीफ विजिलेंस कमीशन में फॉल्स कंप्लेंट दर्ज करा देते हैं। अब क्योंकि इसके अगेंस्ट कोई बहुत हार्श पनिशमेंट नहीं है, इसलिए फ्रॉड कंप्लेंट या फॉल्स कंप्लेंट बढ़ती जा रही हैं। CVC हैज़ नो इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज ऑफ इट्स ओन। CVC के पास कोई इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी नहीं है, तो दे रिफर देयर केसेस ऑफ इन्वेस्टिगेशन टू CBI एंड CBI कम्स अंडर मिनिस्ट्री ऑफ पर्सोनल पब्लिक ग्रीवेंसेज एंड पेंशन। ये हम लोग ने करप्शन के पार्ट 1 वाले वीडियो में भी देखा था, हालांकि इसका लिंक जो है इस वीडियो के नीचे आपको मिल जाएगा।
सीवीसी के पास कोई अपनी इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी नहीं है। ये सिर्फ वो केसेस दर्ज करता है जो पीसीए एक्ट 1988 के तहत, प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1988 के तहत जो केसेस दर्ज होते हैं वो सीवीसी दर्ज करता है, और इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी सीबीआई को लगा देता है काम पर कि भाई आप इन्वेस्टिगेट करो। और सीबीआई क्या है, गवर्नमेंट की बॉडी है, तो गवर्नमेंट का पूरा कंट्रोल है सीबीआई पर। तो अब डज लोकपाल ऑफर सोल्यूशन फॉर ऑल दीज लाकुने, क्या इन सारे फ्लॉज का सोल्यूशन लोकपाल है? चलिए देखते हैं। लोकपाल इज़ एन इंडिपेंडेंट एजेंसी, किसी भी मिनिस्ट्री के अंतर्गत लोकपाल नहीं आता है। लोकपाल एक्ट 2013 mandates preliminary inquiry to be done within 30 days and investigation within 6 months which could be extendable for another 6 months। तो जो भी लोकपाल के तहत जो केसेस आएंगे उनकी प्रिलिमिनरी इंक्वायरी 30 दिन के भीतर हो जाएगी, और इन्वेस्टिगेशन जो है मैक्सिमम 1 साल के अंदर इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, ऐसा लोकपाल एक्ट 2013 कहता है। 1 लाख फाइन फॉर फ्रॉड रजिस्टर्ड केसेस, अगर आप लोकपाल के पास फ्रॉड केसेस लेके आएंगे तो 1 लाख तक का फाइन है। ठीक है। लोकपाल कैन सुपरवाइज एंड सुपरिंटेंड एनी इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी। लोकपाल एक्ट ऑल्सो मैंडेट्स लोकपाल टू हैव इट्स ओन इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज अलॉन्ग विद डायरेक्टरेट ऑफ प्रोसिक्यूशन। इसका ये मतलब है कि लोकपाल के पास अपनी खुद की इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज होनी चाहिए, जब तक नहीं है वो किसी भी इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी को सुपरवाइज कर सकता है। प्लस लोकपाल के पास अपना एक डायरेक्टरेट होगा, डायरेक्टरेट ऑफ प्रोसिक्यूशन, जहाँ पे वो आरोप लगा सकता है जो भी ये संलिप्त हैं प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के तहत। तो ये सारी चीज़ें हैं लोकपाल के पास। तो देखने में तो लग रहा है लोकपाल एक बहुत ताकतवर बॉडी है, बट अभी तक डायरेक्टरेट ऑफ प्रोसिक्यूशन को अभी तक बनाया नहीं गया। साथ ही अभी तक कोई भी इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी लोकपाल के साथ अभी तक अटैच नहीं हुई। अब लोकपाल एंड सीवीसी में रिलेशन क्या है भाई? चीफ विजिलेंस कमीशन भी पहले से एग्जिस्ट कर रहा है, अब लोकपाल भी 2013 में आ गया। तो इनका काम यह है कि टू इंक्वायर और टू कॉज एन इंक्वायरी फॉर एनी एलिगेशन ऑफ करप्शन स्लैप्ड अंडर प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1988। अगर प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1988 के तहत कोई भी पब्लिक ऑफिशियल अभियुक्त है तो उसके खिलाफ इंक्वायरी करवा सकते हैं सीवीसी और लोकपाल दोनों ही। तो मतलब चीफ विजिलेंस कमीशन भी पीसीए एक्ट 1988 के तहत किसी को बुक कर सकता है, और लोकपाल भी। ठीक है। तो चीफ विजिलेंस कमीशन का ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन कहाँ क्या है? ग्रुप ए ऑफिसर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, जितने भी ग्रुप ए ऑफिसर हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के, या जो ऑल इंडिया सर्विसेज के ऑफिसर हैं जैसे आईएएस, आईपीएस, आईएफएस, या सेंट्रल बैंक के जो अधिकारी हैं जिनका ग्रेड पे 8700 से ज़्यादा है, वो सब चीफ विजिलेंस कमीशन के दायरे के अंदर आते हैं। ठीक है। पर अगर आपको ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी, ग्रुप डी किसी भी ग्रेड के अधिकारी के ऊपर अगर प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के तहत चार्जेस, एलिगेशन दायर करने हो तो आप लोकपाल के पास जा सकते हैं। मतलब लोकपाल कवर्स ऑल रेंज ऑफ ऑफिसर्स। ठीक है। अब इसमें यह है कि लोकपाल के अंदर सारी इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज आती हैं, हम लोगों ने पहले ही देख लिया है। तो लोकपाल इनमें से किसी भी ऑफिसर का केस चीफ विजिलेंस कमीशन को रिफ़र कर सकता है। ग्रुप ए का भी रिफ़र कर सकता है, ग्रुप बी का भी, ग्रुप सी, ग्रुप डी, किसी का भी। चीफ विजिलेंस कमीशन में क्या है कि सेंट्रल गवर्नमेंट का सैंक्शन चाहिए, सेंट्रल गवर्नमेंट की परमिशन चाहिए, उसके बाद इन्वेस्टिगेशन शुरू होगा उस ऑफिसर के ऊपर। लोकपाल के लिए लोकपाल को किसी भी गवर्नमेंट का सैंक्शन नहीं चाहिए। लोकपाल गवर्नमेंट डिपेंडेंट बॉडी किसी भी तरीके से है ही नहीं। ठीक है। तो जितने भी केसेस रिफ़र किए जाएंगे लोकपाल के द्वारा चीफ विजिलेंस कमीशन को वो सारे केसेस हैंडल करने पड़ेंगे, चाहे वो किसी भी लेवल के अधिकारी के पास हों। नो सैंक्शन फ्रॉम गवर्नमेंट इज़ रिक्वायर्ड। लोकपाल को किसी भी गवर्नमेंट की सैंक्शन की ज़रूरत नहीं है। तो ये रिलेशन है लोकपाल और चीफ विजिलेंस कमीशन के बीच कि लोकपाल अपने केसेस रिफ़र कर सकता है सीवीसी को, फिर सीवीसी बाद में
सीबीआई को रिफ़र करेगा, फिर प्रिलिमिनरी इंक्वायरी होगी 30 दिन के अंदर, और सारी चीज़ें वैसी ही चलेंगी जैसा हम लोग पहले देख चुके हैं। रोल ऑफ सिविल सोसाइटी एंड एनजीओ। अब करप्शन को रोकने के लिए सिविल सोसाइटी या एनजीओ का क्या रोल होता है? एनी एसोसिएशन आउटसाइड द गवर्नमेंट इज सिविल सोसाइटी। ऐसा कोई भी एसोसिएशन जिसमें गवर्नमेंट का कोई रिप्रेजेंटेशन ना हो वो सिविल सोसाइटी है। एनजीओ इज ऑल्सो अ सिविल सोसाइटी बट इट इज़ लीगली रजिस्टर्ड। एनजीओ इज़ अ नॉन गवर्नमेंटल बॉडी, however it is legally registered but it comes under wide umbrella of civil society। सिविल सोसाइटी के बहुत सारे एग्जांपल हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल लेबर यूनियन है, वुमेंस राइट ग्रुप है, स्टूडेंट यूनियन है, ट्रेड यूनियन है, इन्वायरमेंटल ग्रुप्स है। किसी भी तरीके के जो एसोसिएशन बन जाते हैं उन्हें सिविल सोसाइटी कहते हैं, सीधी बात। सिविल सोसाइटी का एक पुराना एग्जाम्पल है जो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट हुआ था, जो गांधी जी ने किया था 1930 डांडी मार्च। वो भी एक सिविल सोसाइटी मूवमेंट ही था। सबसे रीसेंट और पॉपुलर एग्जांपल देखना चाहेंगे तो अन्ना हज़ारे वाला जो मूवमेंट था, जो ताल कटोरा मैदान पे हुआ था जब उन्होंने धरना दिया था लोकपाल के लिए, तो ये भी एक सिविल सोसाइटी मूवमेंट ही है जहाँ पे लोगों का एसोसिएशन बन गया और वो गवर्नमेंट से कुछ डिमांड कर रहे हैं, या कोई ऐसी चीज़ जो उन्हें गवर्नमेंट की ख़राब लगती है उसके अगेंस्ट विरोध कर रहे हैं। विद सिविल सोसाइटी गवर्नमेंट पॉलिसीज़ कैन कम डायरेक्टली अंडर स्क्रूटनी ऑफ पीपल। तो अगर कोई गवर्नमेंट की पॉलिसी जो लोगों की स्क्रूटनी में डायरेक्ट आ जाएगी तो गवर्नमेंट की ऑटोमेटिकली अकाउंटेबिलिटी बढ़ जाएगी। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर कोई अधिकारी ये बोले कि भाई हमने इस गांव में 100 हैंडपम्प लगा दिए, कोई उस ग्रामीण विकास से रिलेटेड कोई सिविल सोसाइटी हुई और उसने बोला कि भाई 100 हैंडपम्प तो लगे नहीं, 2 हैंडपम्प लगे, तो अकाउंटेबिलिटी आई ना, करप्शन क्या हुआ, एक्सपोज हुआ। अब ये क्या करेगा, ऐसा प्रेशर ग्रुप काम करेगा कि नहीं भाई 2 नहीं अब तो 100 हैंडपम्प लगाए जाएं क्योंकि ये चीज़ें पकड़ में आ गई हैं। देयर एम इज़ टू एम्पावर द कम्युनिटी सो दैट दीज कम्युनिटीज विद द हेल्प ऑफ एसोसिएशन कैन रेज देयर वॉइस अगेंस्ट एनी गवर्नमेंट डिसीजन। किसी गवर्नमेंट डिसीजन का वही विरोध करना हो तो आवाज़ उठाई जा सकती है। फॉर एग्ज़ाम्पल नर्मदा बचाओ आंदोलन, चिपको मूवमेंट एट्सेट्रा। ये नर्मदा बचाओ आंदोलन जिसमें बहुत सारे डैम्स बना दिए गए थे नर्मदा नदी के ऊपर और बहुत सारे गरीब लोगों को डिस्प्लेस होना पड़ा था, तो ये भी एक ज़्यादती थी गरीबों पर जिसके खिलाफ आवाज़ उठाई गई। अवेयरनेस ही सब कुछ है। अगर लोग अवेयर हैं तो करप्शन को रोका जा सकता है, अदरवाइज़ नहीं रोका जा सकता। तो गवर्नमेंट की पॉलिसी को स्क्रूटनाइज़ करना, मॉनिटर करना और अवेयर होना, ये 3 चीज़ें हैं, और ये तीनों चीज़ें सिविल सोसाइटी और एनजीओ के माध्यम से हो सकती हैं। इट इंश्योर्स अकाउंटेबिलिटी ऑफ गवर्नमेंट प्लस दी सिविल सोसाइटीज़ मेक गवर्नेंस मोर पार्टिसिपेटरी नेचर। ठीक है, पार्टिसिपेशन इन गवर्नेंस इंक्रीजेज ट्रांसपेरेंसी विच रिड्यूसेस करप्शन। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का पार्टिसिपेशन होगा किसी भी गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ में, किसी भी गवर्नमेंट की स्कीम में, और जितनी ज़्यादा पार्टिसिपेशन होगा उतनी ज़्यादा चीज़ें ट्रांसपेरेंट होती जाएगी, गवर्नमेंट की फंक्शनिंग ट्रांसपेरेंट होगी और ट्रांसपेरेंसी से करप्शन कम होता है। रोल ऑफ मीडिया इन कर्बिंग करप्शन। मीडिया इज़ द फोर्थ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी। इट एस्टेब्लिशेज लिंक बिटवीन गवर्नमेंट एंड सिटीजन ऑफ द कंट्री। गवर्नमेंट और सिटीज़न के बीच का जो लिंक है वो मीडिया है। ठीक है, मीडिया क्रिएट्स अवेयरनेस एंड एजुकेट कॉमन मासेज रिगार्डिंग देयर राइट्स एंड सेवरल सीरियस इशूज़ पर्टेनिंग टू द सिस्टम। मीडिया का काम लोगों में अवेयरनेस फैलाना है कि कौन सी प्रॉब्लम चल रही है और उनको गवर्नमेंट उन प्रॉब्लम्स को किस तरह से टैकल कर रही है। ये एक अवेयरनेस फैलाना मीडिया का काम है। इन्वेस्टिगेटिव मीडिया एक्सपोजेस करप्शन वाया कंडक्टिंग डिबेट, आरटीआई, ओपिनियन पोल एंड स्टिंग ऑपरेशन। और मीडिया का भी बहुत सारा काम है। फॉर एग्जांपल कभी कभी मीडिया खुद ही आरटीआई दायर करती है अगर उसे कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है तो। मीडिया के पास अपने ओपिनियन पोल हैं। मीडिया स्टिंग ऑपरेशन भी करती है। और ओपिनियन पोल का महत्व है, इट एक्ट्स एज अ फीडबैक फॉर गवर्नमेंट, कि गवर्नमेंट की कोई पर्टिकुलर पॉलिसी है या कोई स्कीम है उसका जनता पर क्या असर पड़ रहा है। अगर कोई एडवर्स इम्पैक्ट है तो सरकार उसको रिकॉल भी कर सकती है उस पर्टिकुलर पॉलिसी को, या उसको चेंज कर सकती है, मॉडिफाई कर सकती है लोगों के मुताबिक। बहुत सारे स्कैम हैं, जैसे फॉर एग्जांपल इसरो देवास स्कैम है, ये मीडिया ने ही एक्सपोज किया था। मिर्ज़ापुर मिड डे मील स्कैम है,
इसका एक्सपोजर भी मीडिया की वजह से ही हुआ। यह अभी हाल का ही है, मिर्ज़ापुर मिड डे मील स्कैम। Disseminating information on corruption which in turn acts as a pressure group on authorities to immediately respond to such reports। अगर किसी करप्शन को एक्सपोज करेगा मीडिया तो वो अथॉरिटी से ये डिमांड कर रहा है कि जल्दी से जल्दी एक्शन ले, ताकि क्विक एक्शन हो या क्विक रेस्पॉन्ड करे गवर्नमेंट। तो ये मीडिया का काम होता है। इस तरह से मीडिया एक प्रेशर ग्रुप क्रिएट करता है गवर्नमेंट के ऊपर, गवर्नमेंट ऑफिसर्स के ऊपर, और करप्शन को टेक डाउन करने की कोशिश करता है। तो ये था पूरा करप्शन का वीडियो, पार्ट 1 पार्ट 2 मिलाकर ये एक एग्जॉस्टिव पूरा वीडियो है करप्शन पे। ये आपकी पूरी यूनिट 4 एथिक्स ही कंप्लीट करता है। तो ये तो कंप्लीट हो गया आपका करप्शन। अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब कीजिए। आपको एक एक टॉपिक MPPSC के निधि श्री एकेडमी में मिलेंगे। मैं आपसे अगले वीडियो में मिलूँगा, तब तक के लिए गुड बाय।